हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एएफएम का काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको इस सेशन को शुरू से लेकर एंड तक जरूर यहाँ पर देखना है। फटाफट से इस सेशन को शेयर भी जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। ठीक है। तो देखो, जब भी कोई कंपनी या फिर फर्म सेल्स करती है तो वो सेल्स दो तरीके से कर सकती है। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है हमारा क्रेडिट बेसिस। ठीक है। कैश बेसिस के अंदर जो कंपनी होती है, जो वो सेल्स करती है, उसकी पेमेंट उसको इमीडिएटली जो है वो मिल जाती है, यानी कि कैश बेसिस के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई काम होता ही नहीं। क्रेडिट बेसिस के अंदर जो कंपनी है वो सेल्स तो अभी करती है, पर उसकी जो पेमेंट है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मिलती है। जैसे कि मान के चलो सेल्स अभी की है, पर जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर जो है वो मिलेगी। ठीक है। तो जब भी यहाँ पर क्रेडिट सेल्स की जाती है तो यहाँ पर जो कंपनी होती है, यानी कि जो सेलर होता है, वो एक रिस्क बेयर करता है। कौन सा रिस्क? कि बायर यहाँ डिफॉल्ट कर सकता है, यानी कि बायर ने अभी सामान हमसे खरीद लिया, ये बोल तो रहा है कि 3 महीनों के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, पर हो सकता है कि 3 महीनों के बाद ये हमें पेमेंट करे ही ना और हमें लॉस हो जाए। ठीक है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज करती है। कैसे करती है? तो जो हमारा सेलर होता है, जो कंपनी होता है, वो बेसिकली क्या करता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करवा लेता है बायर से कि भाई हमने आपको ये सामान बेचा है, आपने बोला है 3 महीनों के बाद हमें पेमेंट जो है वो करोगे। तो ये सारी बातें ऑनली करने के बजाय वो रिटर्न में जो है वो लिखवा दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर रिटर्न में सारा लिखवाया होता है, इसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो सेलर होगा वो क्या करेगा, एक एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसके अंदर वो रिटर्न में लिखेगा कि मैंने भाई जो बायर है उसको 50 लाख की गुड्स यहाँ पर सेल की है। ठीक है। और बायर ने कहा है कि मैं आपको 3 महीनों के बाद यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर दूंगा। ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली सेलर जो है वो बायर को एक ऑर्डर देता है कि आप मुझे 3 महीनों के बाद 50 हजार रुपए जो है वो पे करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली बायर से वो क्या कर लेता है, साइन करवा लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि बायर राजी होता है कि हाँ मैं आपको पेमेंट यहाँ पर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो वो उसे जो सेलर है इसे कोर्ट में पेश करके बायर के खिलाफ लीगल की एक्शन जो है वो ले सकता है। तो इस डॉक्यूमेंट को ही हम यहाँ पर क्या कह देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो कह देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मीनिंग देखोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देखोगे तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। ये एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक पार्टी जिसका नाम है ड्रॉयर, वो ऑर्डर करता है अनदर पार्टी जिसका नाम है ड्रॉई कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो पे करेगा हमें फ्यूचर डेट पर, या फिर जब भी ड्रॉयर जो है वो डिमांड करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर अगर फॉर्मेट की बात करें तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक फॉर्मेट है जिसके अंदर स्टैंप होता है, अमाउंट होता है। तो यहाँ पर देखो 3 months आफ्टर डेट मिस्टर आर और हिज ऑर्डर इज सम ऑफ रुपीज 1,50,000 वैल्यू रिसीट। ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, फिर इसको हमारा जो बायर है वो यहाँ पर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, बिल ऑफ एक्सचेंज के यहाँ पर फीचर्स क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक रिटर्न ऑर्डर होता है और अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो ऑरली ड्रॉ नहीं करवाया जा सकता, आपको उसके लिए एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो करवाना बनाना पड़ेगा और रिटर्न में आपको यहाँ पर ऑर्डर देना पड़ेगा। और ये जो ऑर्डर होगा ना वो अनकंडीशनल होगा, यानी कि हमारा जो बायर है
या फिर जो ड्रॉई है जिसने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया है, वो यहाँ पर जब भी पेमेंट करेगा यानी कि ऑर्डर को पूरा करेगा तो वो कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं रख सकता। जैसे कि अगर मान के चलो जो ए पर्सन है और बी पर्सन है, ठीक है, तो ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा कि भाई देखो कि आप मुझे यहाँ पर 3 महीने के बाद 50,000 रुपए पे करोगे, ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है वो रिटर्न में होना चाहिए और अनकंडीशनल होगा। यानी कि बी आगे चलकर जैसे 3 महीने पूरे हो जाए कोई कंडीशन नहीं रख सकता कि पहले आप इस कंडीशन को फुलफिल करो तभी मैं आपको 50 रुपए, हाँ 50,000 रुपए पे करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो जो अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज होती है वो भी स्पेसिफिक होती है, पहले से ही फिक्स की होती है, साथ के साथ जो पेमेंट की डेट होती है वो भी यहाँ पर पहले से ही फिक्स जो है वो की जाती है। अब जो यहाँ पर अमाउंट स्पेसिफाई की होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ये तो या तो डिमांड के ऊपर पेबल होती है, यानी कि जो हमारा पेई है जब वो डिमांड करेगा तब पेबल होती है, या फिर जब फिक्स पीरियड जो है, टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज को हमेशा जो ड्रॉई है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसके ऊपर साइन करके। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको पार्टीज के बारे में बता दूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमारी पार्टीज कौन कौन सी होती है, तो मेनली देखो यहाँ पर 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। एक आइडिया ओवरव्यू तो आपको मिल गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। अब उसके अंदर जो पार्टीज होती है उनका क्या काम होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता लग गया तो आप अच्छे तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज को समझ सकते हैं। तो मेनली बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती है, एक होता है ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉई, और एक होता है हमारे यहाँ पर पे। ठीक है। ड्रॉयर वो पर्सन होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, बनाता है, यानी कि रिटर्न ऑर्डर देता है, यानी कि ये हमारा सेलर होता है। और ड्रॉई वो पर्सन होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जिसे ऑर्डर को पूरा करना होता है, पेमेंट करनी होती है, यानी कि ये हमारा बायर होता है। और पेई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट यहाँ पर रिसीव होती है। नॉर्मल केस में ड्रॉयर और पेई एक ही पर्सन होता है, पर अगर एंडोर्समेंट हो जाए जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर पेई कोई थर्ड पर्सन भी यहाँ पर हो सकता है। तो मैंने अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कितनी पार्टीज होती है तो आंसर रहेगा 3। कौन कौन से? ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पे। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज की कितनी यहाँ पर टाइप्स होती है, तो पहली टाइप है यहाँ पर ट्रेड बिल। ट्रेड बिल क्या होता है? देखो ट्रेड बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए जो है ड्रॉ किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए और बी पर्सन है, ठीक है, तो ए पर्सन ने जो है बी पर्सन को 50,000 की जो गुड्स है वो यहाँ पर सेल किया, क्रेडिट सेल की है, और इसके लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनाया गया है इसके द्वारा और बी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया। देखो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसी एक ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के, पूरा करने के लिए जो है वो बनाया गया, तो इस बिल को हम क्या कहेंगे? ट्रेड बिल जो है वो कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है? देखो अकोमोडेशन बिल एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसको किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए ड्रॉ नहीं किया जाता, बल्कि म्यूचुअल हेल्प के लिए यहाँ पर ड्रॉ जो है वो किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअल हेल्प। तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। तो मान के चलो यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, एक है राम और एक है हमारा श्याम। ठीक है। दोनों को जो है इस वक्त पैसों की जो है वो जरूरत है। मान के चलो इनको 20-20 हजार रुपए की यहाँ पर क्या है? जरूरत है। ठीक है। तो राम ने क्या किया? एक आइडिया लगाया, उसने कहा कि एक काम करते हैं, मैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूँ 50,000 रुपए का। आप शाम को बोला कि तू इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, और हम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ले जाकर बैंक से जो है डिस्काउंट करवा लेंगे, यानी कि बैंक से इमीडिएट इसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दोनों मान गए। तो राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपए का ड्रॉ किया, शाम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज राम जो है वो लेकर चला गया बैंक के पास, और बैंक ने इसे क्या कर दिया? यहाँ पर डिस्काउंट कर दिया, यानी कि जो भी अपने चार्जेस थे, मान के चलो चार्जेस कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए, तो 10,000 रुपए डिडक्ट किए, बाकी 40,000 रुपीज राम को दे दिए, और राम ने क्या किया? यहाँ पर 20,000 रुपए खुद रख लिए, 20,000 रुपए शाम को दे दिए। और बाद में जैसे ही टाइम पीरियड पूरा, जैसे 3 महीनों का था, 3 महीने पूरे हो गए, तो शाम ने यहाँ पर फुल अमाउंट यानी कि जो 50,000 रुपए वो किसे पे कर दिए? बैंक को पे कर दिए, और राम और शाम ने अपना जो 25-25 हजार रुपए का शेयर था वो कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो कर दिया। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्या है? अकोमोडेशन बिल है, जिसके अंदर बेसिकली दोनों की मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ भी किया जा रहा है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है। इसमें कोई भी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है यहाँ पर? बिल आफ्टर डेट। ठीक है। बिल आफ्टर डेट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसका जो मेच्योरिटी और जो ड्यू डेट होती है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था। जैसे देखो अगर हमें किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की जो मेच्योरिटी डेट है उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो हमें सबसे पहले जो है हमारी जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब ये ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करें तो देखो जो ड्यू डेट है वो डेट है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो होनी है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको ड्रॉ किया गया था 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को,
और जो ड्यू पेमेंट है वो 1 मई को यहाँ पर करनी है, यानी कि 1 महीने के लिए जो है ड्रॉ किया गया था। तो 1 मई हमारा बेसिकली ये क्या है, ड्यू डेट है जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं मेच्योरिटी डेट की कि मेच्योरिटी डेट क्या होता है। ठीक है, देखो ड्यू डेट के अंदर हम ना 3 डेज यहाँ पर ग्रेस पीरियड ऐड कर देते हैं, यानी कि जो ड्रॉइंग होता है, जो ड्यू डेट होती है जिसके ऊपर ड्रॉइंग को पेमेंट करनी होती है, उसको हम 3 दिन और एक्स्ट्रा दे देते हैं जिसको हम ग्रेस डेज के नाम से जानते हैं। और जब हम ड्यू डेट के अंदर 3 डेज और यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो वो हमारा मेच्योरिटी डेट जो है वो बन जाता है। क्या बन जाता है, मेच्योरिटी डेट बन जाता है। जैसे एग्जांपल दूं तो 1 मई हमारा ड्यू डेट है, उसके अंदर 3 डेज और यहाँ पर ऐड कर दो तो 4 मई आपकी यहाँ पर क्या होगी, मेच्योरिटी डेट जो है वो होगी। ठीक है, तो कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मेच्योरिटी और ड्यू डेट में। तो ड्यू डेट वो डेट है जिस दिन पेमेंट होनी है जब, और मेच्योरिटी डेट वो डेट है जब हम ड्यू डेट के अंदर 3 डेज जो ग्रेस पीरियड के होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, और मेच्योरिटी डेट के दिन फाइनली जो है वो पेमेंट की जाती है। तो बिल आफ्टर डेट वो डेट है जहां से जो मेच्योरिटी, मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जहां पर जो मेच्योरिटी डेट है वो जो है, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया था तब यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो की जाती है। जैसे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया गया था 1 अप्रैल को, और जो हमारा मेच्योरिटी डेट है, ठीक है, हमारा जो ड्यू डेट है वो 1 मंथ के बाद है, 1 मंथ के बाद है, तो हम यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को की जो मेच्योरिटी है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, ये हमारा बिल आफ्टर डेट जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसकी जो ड्यू डेट है और जो मेच्योरिटी डेट है वो उस दिन से कैलकुलेट की जाती है जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाता है ड्रॉ के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ किया गया था 1 मई को। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया गया था 1 अप्रैल को, और जो ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट है वो 1 मंथ के बाद है, 1 मंथ के बाद है। तो हम जो ड्यू डेट है वो कब से कैलकुलेट करें, 1 अप्रैल से, जिस दिन बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा बिल आफ्टर साइड जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है बिल एट साइड। बिल एट साइड क्या होता है, तो ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके ऊपर पेमेंट की कोई भी टाइम जो है वो मेंशन नहीं की होती, यानी कि इसकी कोई भी ड्यू डेट नहीं होती है। बस जैसे ही हम यहाँ पर डिमांड करते हैं या फिर ट्रॉय के सामने प्रेजेंट करते हैं इस बिल ऑफ एक्सचेंज की, तब यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है। और बिल एट साइड एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पर कोई भी ग्रेस पीरियड जो है वो नहीं दिया जाता, बल्कि बाकी जो बिल आफ्टर साइड है और जो बिल बिल आफ्टर डेट है उसके अंदर ग्रेस पीरियड जो है वो ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट मेच्योरिटी डेट। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ड्यू डेट वो डेट है जिसके ऊपर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेबल है, और 3 ग्रेस पीरियड हम थोड़ा सा 3 दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर दे देते हैं। मेच्योरिटी डेट वो डेट है जब हम ड्यू डेट के अंदर 3 डेज को जो है वो ऐड कर देते हैं। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे जो कि यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ जो है वो रिलेटेड है। जैसे कि पहला जो है वो है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, देखो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं तो जो पेमेंट है वो हमें कुछ टाइम के बाद मिलते हैं, जैसे कि 3 महीनों के बाद। अगर आपने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज भी यहाँ पर जो है ड्रॉ कर दिया है, तो चाहे आपको सेफ्टी तो मिल गई है पर पेमेंट तो आपको 3 महीनों के बाद ही यहाँ पर मिलने वाली है। पर क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें तो पैसों की जरूरत होती है, तो ये क्रेडिट सेल की करने की वजह से ना उन्हें कई बार फंड्स की जो है वो कमी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए यहाँ पर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को जो है बैंक के पास या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लेकर जाएगा और उसको इमीडिएटली जो है वो डिस्काउंट करवा लेगा। डिस्काउंट करवाने का मतलब क्या है कि जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज का जितना भी अमाउंट है उसमें से थोड़ा अपने चार्जेस इंटरेस्ट को डिडक्ट करेगा और बाकी की अमाउंट जो है वो इमीडिएटली जो है उस पर्सन को जो है वो दे देगा। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर XYZ कंपनी है, उसके पास यहाँ पर 5 लाख के बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, तो वो बैंक के पास क्या है उसको डिस्काउंट करवाने के लिए, और पेमेंट जो है वो 3 महीनों के बाद यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, 5 लाख में से कुछ चार्जेस अपने डिडक्ट करेगा, जैसे कि मान के चलो 1 लाख रुपए यहाँ पर चार्जेस डिडक्ट किए, और 4 लाख रुपए इमीडिएटली जो है XYZ कंपनी को यहाँ पर दे दिया, और 3 महीनों के बाद जाकर जो हमारा बायर है जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था उसको, उससे ये 5 लाख रुपए यहाँ पर कलेक्ट कर लिए। ठीक है, जिसमें से 1 लाख रुपए बैंक का जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसके पास अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होता है
तो वो ना अपने बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता है, बोलता है कि जब ड्यू डेट आएगी ना तो आप पेमेंट कलेक्ट करके मुझे दे देना। ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। जैसे अगर ए पर्सन है, उसने XYZ बैंक के पास अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, ठीक है, वो उसको कह रहा है कि भाई मेरे पास ना 5 लाख रुपए के बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको अपने पास रखो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जब बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट आ जाएगी तो यहाँ पर जाकर पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर लेना। तो इसको हम बिल सेंड फॉर कलेक्शन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, जब यहाँ पर हमारा जो ड्रॉयर होता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी दूसरी पार्टी के पास ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो पेमेंट रिसीव करने का जो राइट है वो जब किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो उसी को हम एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल कहते हैं। जैसे अगर ए पर्सन था, बी पर्सन था, ए पर्सन ने यहाँ पर 50,000 की गुड्स बेची बी पर्सन को, जिसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ जो है वो किया गया था, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया गया था। अब देखो ये इसकी जो पेमेंट है वो 3 महीनों के बाद मिलनी थी। तो एक यहाँ पर सी पर्सन था जिसने ए पर्सन से 50,000 रुपए लेने थे। तो इसने कहा कि मेरे 50,000 रुपए दो, तो ए ने कहा देखो मेरे पास अभी कैश तो नहीं है पर मेरे पास ना एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसकी पेमेंट 3 महीनों के बाद यहाँ पर होगी, तो आप ये रख लीजिए और मैं आपका पैसा वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया, ए ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सी पर्सन को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ताकि सी पर्सन ड्यू डेट आने पर बी से यहाँ पर सारा पैसा जो है वो कलेक्ट कर सके और जो ए का कर्ज है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ए ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर किया सी को, इसी को हम क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। और जब भी एंडोर्समेंट होती है तो हमारा जो पेई होता है और जो ड्रॉई होता है वो दो डिफरेंट पर्सन होता है। इस केस में जो ड्रॉयर है वो तो ए पर्सन है पर जो पेई है वो कौन है, हमारा सी पर्सन है। नेक्स्ट है हमारा डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ अ बिल क्या होता है, तो देखो जब कोई बायर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट के ऊपर तो उसे हम डिसऑनर ऑफ अ बिल कहते हैं। जैसे अगर ए और बी पर्सन है तो ए ने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था बी पर्सन में 50,000 रुपए का, 3 महीनों के बाद पेमेंट करनी थी, पर जैसे ये पैसे लेने गया बी पर्सन से तो बी पर्सन ने यहाँ पर पैसे जो है वो नहीं दिए, पैसे देने से रिफ्यूज कर दिए, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि हमारा जो बिल बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होगा, डिसऑनर हो गया। नेक्स्ट है नोटिंग ऑफ अ बिल। नोटिंग ऑफ अ बिल का मतलब यहाँ पर क्या है, तो देखो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके जरिए जो यहाँ पर डिसऑनर हुआ होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का या फिर जो नॉन पेमेंट हुई होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की, उसे रिकॉर्ड किया जाता है और डॉक्यूमेंट किया जाता है। क्योंकि देखो अगर डिसऑनर हो गया है तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है, उसको डॉक्यूमेंट करवाना जरूरी है, उसके ऊपर स्टैंप लगवानी जरूरी है ताकि कोर्ट में केस जो है वो फाइल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। अब रिटायरमेंट ऑफ अ बिल क्या होता है, तो देखो जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो ड्यू डेट से पहले कर दी जाती है तो उसे हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। जैसे अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया था 3 महीनों के लिए पर ड्रॉई के पास पहले ही पैसे आ गए, उसने 2 महीनों बाद ही पेमेंट कर दे, तो इसे हम कहेंगे कि जो हमारा बिल है वो रिटायर हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, कि जो ड्रॉयर है ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज की वो ट्रांजेक्शन कर रहा है उसकी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करेगा। सबसे पहली एंट्री होगी इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। जब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू किया जाएगा तो जैसे ही इशू किया जाएगा तो एक न्यू एसेट हमारी क्रिएट होगी, वो होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो हम यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो ड्रॉई अकाउंट है, जो हमारे यहाँ पर ड्रॉई अकाउंट है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट। उसके बाद देखो इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट जो है ड्यू डेट पे कर दी जाए तो कैश एंड बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट और जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट अगर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो जाता है तो सबसे पहले देखो ड्रॉई अकाउंट को हमें करना है डेबिट, क्योंकि हमने ड्रॉई अकाउंट ने डिसऑनर किया तो जितनी भी अमाउंट से डिसऑनर हुआ है तो ड्रॉई हमारा डेटर बन जाएगा, तो उसे कर दो डेबिट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को कर दो यहाँ पर क्रेडिट। नेक्स्ट है द बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर यहाँ पर बिल को जो है बैंक के साथ डिस्काउंट करवा लिया गया है, देखो डिस्काउंट करवाया है तो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, साथ के साथ यहाँ पर डिस्काउंट भी जो है वो पे करना पड़ेगा बैंक को, डिस्काउंट हम डेबिट कर देंगे और जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जैसे अगर 50,000 रुपए थे टोटल तो बैंक अकाउंट में आए 40,000 रुपए, बाकी 10,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है, तो टोटल हमारी जो अमाउंट होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 50,000 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा द बिल इज एंडोर्स। अगर यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को एंडोर्स किया गया है, सबसे पहले देखो जो क्रेडिटर है या फिर जो एंडोर्सी अकाउंट है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स किया है उसे हमें करना है डेबिट, क्योंकि वो पहले क्रेडिटर था, अब उसकी पेमेंट हमने कर दी है तो वो हमारा डेबिट डेबिट हो जाएगा ताकि जो क्रेडिट बैलेंस कैंसिल किया जा सके। और जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसे हमें कर देना है यहाँ पर क्रेडिट। उसके बाद जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग।
तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इशू ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो हमारे यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब उसको इशू किया जाएगा तो ड्रॉयर अकाउंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट, और जो बिल्स पेबल अकाउंट है उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इन केस ऑफ ऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑनर हो चुका है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और जो कैश एंड बैंक अकाउंट है उसे कर देंगे हम क्रेडिट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोमिसरी नोट्स की। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, प्रोमिसरी नोट्स। अब प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है, देखो प्रोमिसरी नोट भी बेसिकली एक रिटर्न लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर एक पर्सन रिटर्न में प्रॉमिस करता है कि वो पर्टिकुलर डेट पर एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है सम वन पर्टिकुलर पर्सन को जो है वो पे करेगा। यानी प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक तरह का प्रॉमिस करता है पर्सन प्रोमिसरी नोट के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा मेकर होता है वो बेसिकली यहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है पे कर देगा एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, हमारा एक सेलर है और हमारा यहाँ पर बायर है, ठीक है। सेलर ने 50 साल की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे बेची बायर को, तो बायर ने क्या किया, एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया जिसके अंदर बायर ने प्रॉमिस किया सेलर को कि भाई मैं आपको 3 महीनों के बाद जो है आपको 50 हजार पे जो है वो पे कर दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली हमारा प्रॉमिसरी नोट जो है वो कहलाता है। और इसको लीगल इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो अगर अगर यहाँ पर किसी भी तरह का डिफॉल्ट होता है तो प्रॉमिसरी नोट्स को हम केस में जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि केस में प्रस्तुत करके लीगल केस जो है वो कर सकते हैं हमारे इंडिविजुअल पर। अगर हम यहाँ पर पार्टीज की बात करें कि पार्टीज कौन कौन सी है, सबसे पहले आता है हमारा मेकर। मेकर वो इंडिविजुअल या फिर एंटिटी होता है जो कि प्रॉमिसरी नोट को बनाता है, इश्यू करता है और प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट कर देगा। पे इज द रिसिपिएंट, पे वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट यहाँ पर रिसीव जो है वो होती है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था बिल ऑफ एक्सचेंज वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये भी एफएम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर चैप्टर है, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आने के काफी यहाँ पर चांसेस होते हैं। अब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, इसका क्या काम होता है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बैंक अकाउंट होता है, यहाँ पर जो बैंक अकाउंट होता है उसको एक फॉर्म एक कंपनी यहाँ पर कैसे मेंटेन करती है और जो बैंक है वो कैसे यहाँ पर मेंटेन करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपनी हो कोई भी फॉर्म हो, जब भी वो किसी बैंक के अंदर बैंक अकाउंट ओपन करवाती है तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी उसका जो है एक अकाउंट ओपन करती है। जैसे अगर मान के चलो एक यहाँ पर XYZ फॉर्म है, उसने एबीसी बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करवाया है, तो वो क्या करेगी, अपने कैश बुक के अंदर, जो यहाँ पर कैश बुक है कंपनी का, कैश बुक के अंदर एक कॉलम यहाँ पर ऐड करेगी। क्या करेगी, ऐड करेगी, और उसमें जो बैंक कॉलम है उसको लिखेगी और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसको इस कॉलम में जो है वो रिकॉर्ड करेगी। डबल कॉलम में कैश बुक के बारे में आपको पता ही है। डबल कॉलम में कैश बुक में एक कॉलम होता है हमारा कैश के लिए और एक कॉलम होता है बैंक के लिए। तो कैश कॉलम में आप कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, बैंक कॉलम के अंदर बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई कंपनी की। अब देखो, अब जिस बैंक में आप अकाउंट ओपन करवाते हो वो बैंक भी तो आपका एक अकाउंट मेंटेन करती है, जिसको हम पासबुक कहते हैं, जिसको हम पासबुक कहते हैं। जैसे एबीसी बैंक है तो वहां पर मान के चलो XYZ कंपनी, तो XYZ का नाम पर आपका एक अकाउंट जो है एबीसी कंपनी भी जो है वो मेंटेन करेगी और जितने भी ट्रांजेक्शन आप करते रहोगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो करती रहेगी। कई बार क्या होता है कि बैंक के पास जो अकाउंट मेंटेन किया होता है उसका जो बैलेंस होता है और जो हमारे पास जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया होता है उसका जो बैलेंस होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, जो आपका पासबुक है उसके अंदर बैलेंस शो कर रहा है 40,000 रुपीज और आपके कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो शो कर रहा है 50,000 रुपए। तो ये जो 10,000 रुपए डिफरेंस आया है, ठीक है, ये जो 10,000 रुपए डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो पर्पस आपको क्लियर हो गया होगा कि कई बार हमारे पासबुक और जो कैश बुक होता है उसका जो बैलेंस होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो मैच नहीं करता। तो हम जानना चाहते हैं कि ये बैलेंस क्यों नहीं मैच कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो जैसे डिफरेंस आता है तो हम कैश बुक के जो एंट्रीज होते हैं उसको मैच करते हैं पासबुक के एंट्रीज के साथ, ताकि जो रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आया होता है उसको हम फाइंड आउट कर सके। और जैसे जैसे हम मैच करने लग जाते हैं एंट्रीज को तो हमें रीजंस मिलने लग जाते हैं और उन रीजंस को हम एक स्टेटमेंट के अंदर जो है नोट डाउन कर लेते हैं ताकि बाद में हम उसको एडजस्ट कर सके और वही स्टेटमेंट हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कहलाती है, ठीक है।
तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जो बैंक बैलेंस कैश बुक में है और बैंक पासबुक में जो बैंक बैलेंस है उसको आपस में रिकंसाइल किया जा सके। रिकंसाइल करने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जो भी डिफरेंस हुआ है उसे आइडेंटिफाई करके, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके उसको एडजस्ट किया जाए ताकि उसके जो बैलेंस है उनको जो है वो मैच किया जा सके। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उन रीजंस को ही शो करते हैं जिनकी वजह से जो है हमारे कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस जो है वो आया होता है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस आता है ये क्यों आता है, इसके यहाँ पर क्या क्या रीजंस है। तो मेनली जो भी रीजंस है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर और अ बैंक। ठीक है, तो एक एक करके रीजंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। अब देखो कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती है कि जो कि बैंक खुद ही रिकॉर्ड कर देता है, यानी कि उसमें आपका कोई भी रोल जो है वो नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो आपने जो भी डिपॉजिट करवाए हैं बैंक के ऊपर, बैंक के पास, तो जैसे ही ड्यू डेट आती है जो बैंक है वो अपने आप ही जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट जो है वो कर देता है। ठीक है, तो ऐसी जो ट्रांजेक्शन होती है इसकी वजह से भी हमारे कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस जो है मिसमैच हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हमें इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका जो कैश बुक का बैलेंस है वो 40,000 है और जो पासबुक का बैलेंस है वो भी 40,000 है, इक्वल है। पर क्या हुआ, 10,000 पे इंटरेस्ट जो है बैंक ने क्रेडिट कर दिया आपके पासबुक के अंदर, तो आपका जो पासबुक का बैलेंस हुआ वो 50,000 हो गया, पर हमें इसके बारे में पता ही नहीं था। तो कैश का बुक का बैलेंस हमारा 40,000 नहीं रहा, 10,000 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो पहला हमारा जो रीजन इसके अंदर आता है वो आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो भी इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक क्रेडिट करवाता है और इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए हमारा जो पासबुक का बैलेंस होता है वो ज्यादा होता है कैश बुक के बैलेंस से। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है, कई बार हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमने पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये इसकी ड्यू डेट है, इस ड्यू डेट के ऊपर आपको अपने आप ही जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है मेरा वो जो है वो कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जब बैंक हमारे बिहाफ पर हमारी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट करता है तो हमारे अकाउंट में उसे क्रेडिट करता है। कई बार हमें उसको उसके बारे में पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो पासबुक के बैलेंस से कम शो हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कई बार क्या होता है कि जो बैंक होता है वो बैंक हमें देखो कई तरह की यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एटीएम की सर्विसेज हो गए, डेबिट कार्ड की सर्विसेज हो गए, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, चार्ज हमसे एक फाइनेंशियल फी जो है वो चार्ज करता है, जिसको हम बैंक चार्जेस कहते हैं। तो जब भी यहाँ पर बैंक चार्जेस और सर्विस चार्जेस को डिडक्ट करना होता है तो बैंक ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है, और जैसे ही डेबिट करता है तो हमारे पासबुक का बैलेंस जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हमें पता नहीं है तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो थोड़े टाइम के लिए ज्यादा शो होगा हमारे पासबुक के बैलेंस से। जैसे सेम एग्जांपल दूं, अगर 40,000 रुपीज कैश बुक का बैलेंस है, 40,000 रुपीज हमारे पासबुक का बैलेंस है, 10,000 रुपए का बैंक चार्जेस है, सर्विस चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस क्या होंगे इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, पासबुक का बैलेंस शो होगा 30,000 रुपीज और हमारा जो पास कैश बुक का बैलेंस होगा वो 40,000 रुपीज होगा, तो ये डिफरेंस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय द कस्टमर। कई बार हमारे जो कस्टमर होते हैं जिनको हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की होती है ना, तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जो है डिपॉजिट करवा देते हैं। तो जब डायरेक्टली वो डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाता है, वहां पर तो एंट्री हो जाती है, पर कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हो पाती है, और कैश बुक का जो बैलेंस है वो कुछ टाइम के लिए पासबुक के बैलेंस से कम शो हो रहा होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कई बार हम क्या करते हैं, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई ये हमारे ना पेमेंट्स है कुछ, जैसे 10 तारीख को ईएमआई जानी है, ठीक है, 15 तारीख को बिजली का बिल जाना है, तो आप हमारे यहाँ पर पेमेंट कर देना, हम थोड़े बिजी हैं। तो जब भी कोई ऐसी आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो देते हो बैंक को, तो वो आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर डेट पर आपके अकाउंट से पैसे जो है वो डिडक्ट करके पेमेंट जो है वो कर देता है। पर कई बार हमें उसके बारे में पता नहीं होता तो हम उसको कैश बुक में एंटर नहीं करते और हमारा जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो पासबुक के बैलेंस से जो है वो कम होता है। और सॉरी, हमारा जो पासबुक का बैलेंस होता है वो कैश बुक के बैलेंस से जो है वो कम होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, तो अगर हम रीजंस की बात करें, टोटल रीजंस की, तो जो पहला रीजन है हमारा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और दूसरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और तीसरा हमारा ये जो दो रीजन है इसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा होगा किससे, कैश बुक के बैलेंस से। तो ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और जो बैंक चार्जेस है और यहाँ पर जो हमारा डायरेक्ट पेमेंट है इसकी वजह से हमारे जो पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का बैलेंस जो है वो कम शो होता है किससे, कैश बुक के बैलेंस से। और ये जो थर्ड रीजन है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय
इससे क्या होता है कि हमारे जो पासबुक का बैलेंस है वो कुछ टाइम के लिए कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइमिंग डिफरेंस। क्या है हमारा यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, देखो जब हम कोई चेक यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर तो उसको कैश होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे 1 से 2 दिन। तो इस ये जो टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि देखो जब आपके पास कोई चेक आया तो आपने कैश बुक में तो उसकी उसी टाइम यहाँ पर एंट्री कर दी। जैसे अगर कैश बुक का बैलेंस है 40,000 रुपीज और पासबुक का बैलेंस भी 40,000 रुपीज, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपए का चेक आया तो आपने उसको इमीडिएटली कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो आपका बैलेंस कितना होगा 50,000 रुपीज का। कितना हो गया यहाँ पर 50,000 रुपीज का। और जो हमारे यहाँ पर 40,000 रुपीज है, अब क्योंकि वो चेक जो है वो रिलाइज ही नहीं हुआ है, चेक रिलाइज ना होने की वजह से पासबुक में उसकी एंट्री हुई है, तो पासबुक का बैलेंस यहाँ पर 40,000 ही शो होगा। तो अगर कोई चेक डिपॉजिट करवाया वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो आपका ये कैश बुक का बैलेंस है वो ज्यादा शो हो रहा होगा पासबुक के बैलेंस से, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो जो टाइम गैप है। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अगर कोई चेक यहाँ पर आपने इशू किया है और अभी तक आपने उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया है, तो इसकी वजह से भी जो बैलेंस में डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी चेक इशू किया है पर उसकी पेमेंट अभी तक रिकॉर्ड नहीं की है बैंक ने, तो उसकी वजह से पासबुक का बैलेंस जो है वो ज्यादा शो होगा हमारे कैश बुक के बैलेंस से, ठीक है। क्योंकि देखो आपने चेक इशू किया मीन आपने पेमेंट की है, तो कैश बुक में आप इसकी एंट्री करोगे तो वो पेमेंट रिकॉर्ड हो गई है, तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। अगर 50,000 रुपए बैलेंस था, 10,000 रुपए आपने चेक इशू कर दिया, तो 40,000 रुपए कैश बुक में शो होगा। पर अगर आपने चेक जो है बैंक में प्रेजेंट ही नहीं है तो बैंक में तो अभी भी कितना शो हो रहा होगा, 50,000 ही शो हो रहा होगा, क्योंकि वहां से तो पैसे डिडक्ट हुए ही नहीं है। तो पासबुक का बैलेंस जो है वो चेकबुक के बैलेंस से ज्यादा, कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा जो है वो शो होगा। नेक्स्ट है एरर्स कमिटेड बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एरर्स भी यहाँ पर हो जाती है बैंक से या फिर अकाउंट होल्डर से। जैसे अगर आपने यहाँ पर चेक डिपॉजिट करवाया था 40,000 का, बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया 3,000 का, या फिर 30,000 का रिकॉर्ड कर लिया है, या फिर आपने उसको 30,000 रुपीज का रिकॉर्ड कर लिया है, तो ये हमारी क्या हो जाती है एरर्स कमिटेड बाय बैंक और अकाउंट होल्डर। अब इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो हम दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जिसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो क्या है, बैंक हेड बैलेंस शोन बाय कैश बुक इज 80,000 रुपीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो कितना है यहाँ पर 80,000 रुपीज है, ठीक है। और ये हमें डिटेल्स दी हुई है। सबसे पहले जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैश जो बैंक हेड बैलेंस है कैश बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर जो हमारा बैलेंस गिवन है वो है 80,000 रुपीज, और हमें पासबुक का जो बैलेंस है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो चेक इशू किया गया था 10,000 का, पर अभी तक उसको प्रेजेंट जो है वो नहीं किया गया। देखो जब आपने चेक इशू किया तो उसको कैश बुक में एंटर कर लिया था, यानी कि कैश बुक में जो बैलेंस है वो यहाँ पर कम आपका हो गया है। यानी कि अगर हम कंपेयर, पर हमने क्योंकि उसको बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया तो पासबुक का बैलेंस उतने का उतना ही है। तो 10,000 से हमारे जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा होगा किससे, कैश बुक से। तो अगर मैं कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, जो ये डिडक्ट किया था 10,000 रुपए मैं वापस से कैश बुक में जो है वो प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 10,000 रुपए प्लस। उसके बाद देखो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिलाइज। तो यहाँ पर एक चेक था जिसको हमने डिपॉजिट करवाया पर अभी तक वो रिलाइज नहीं हुआ। तो देखो जब आपके पास चेक आया था तो आपने क्या किया था, इमीडिएटली उसको जो है अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया था, और कैश बुक का बैलेंस 5,000 से ज्यादा हो गया था। पर पासबुक में उसमें उसकी एंट्री नहीं हुई थी, पासबुक का बैलेंस 5,000 से कम शो हो रहा है। तो अगर मैं कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहता हूं तो कैश बुक में से भी ये 50,000 रुपए मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। उसके बाद है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो अगर हमारी जो बैंक है उसको इंटरेस्ट मिला था, मतलब जो हमारे डिपॉजिट्स है उसके ऊपर बैंक ने जो है इंटरेस्ट जो है वो पे किया है। देखो अगर इंटरेस्ट पे किया है तो पासबुक का बैलेंस 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गया होगा, पर कैश बुक का बैलेंस उतने का उतना ही यानी कि कम शो हो रहा है। तो अगर मैं उसको पासबुक के इक्वल करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपए क्या कर दूंगा यहाँ पर प्लस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड। देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट किया है तो पासबुक में उसकी एंट्री हो गई होगी, पासबुक में उसकी एंट्री जो है वो हो गई होगी। तो पासबुक का बैलेंस कितने से यहाँ पर इंक्रीज कर रहा होगा, एक मिनट इसको सेट कर देते हैं। तो 10,000 रुपये हमें यहाँ पर प्लस करना है और यहाँ पे भी 10,000 रुपये प्लस करना है। सॉरी, इसको हम माइनस करेंगे, इसको 5,000 रुपये माइनस करना है और 10,000 रुपये फिर से हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है कैश बुक से, तो कैश बुक को अगर पासबुक के इक्वल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, 10,000 रुपये कैश बुक में भी ऐड जो है वो कर दूंगा। सिंपल सी बात है, अगर कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है
कैश बुक में मतलब पासबुक में ज्यादा है, कैश बुक में कम है, तो मैं ऐड कर दूंगा कैश बुक में ताकि वो कैश बुक के इक्वल हो जाए। अगर कैश बुक से पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक में से माइनस कर दूंगा ताकि वो पासबुक के इक्वल जो है वो हो सके। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिट इन द पासबुक। तो जो बैंक के चार्जेस है, देखो बैंक के चार्जेस है तो पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा। कितने से शो हो रहा होगा, तो हमारे जो बैंक चार्जेस है वो कितने हैं, 10,000 रुपए के। तो ये पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक में से भी 10,000 रुपए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो बैंक चार्जेस को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 80,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 माइनस करना है हमें 10,000 और 5,000, माइनस करना है हमें 10,000 और 5,000। ठीक है, एक मिनट इस फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 80,000 प्लस हमें यहाँ पर करना है 10,000 जो चेक इशू किया था, उसके बाद जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया था उसे भी हमें यहाँ पर प्लस करना है, और जो इंटरेस्ट डिविडेंड को लगता है उसे भी हमें यहाँ पर प्लस करना है। कितने से है, 5,000। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कलेक्ट किया गया था, जो हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड था वो 5,000 रुपये था, 10,000 रुपये नहीं था, 5,000 रुपये था। ठीक है, अब इसमें से माइनस करना है हमें 5,000 रुपये। तो ये आ गया हमारा कितना, 1,00,000। फिर 10,000 रुपये और माइनस करना है तो 10,000 रुपये हमें माइनस करना है, तो 90,000 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पासबुक का बैलेंस है उस समय कितना शो हो रहा था, 90,000 रुपीज जो है वो शो हो रहा था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से जो पासबुक का बैलेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर किया क्या, सिर्फ मैं एक बार और रिवाइज आपको करवा दूं कि हमारे पास जो बैलेंस गिवन था मैंने सिर्फ उसको दूसरे बैलेंस के साथ मैच करने की कोशिश की। अगर बैलेंस 80,000 गिवन है कैश बुक का तो मैं इसको पासबुक के बैलेंस से मैच करूंगा। कैसे मैच करूंगा, प्लस माइनस करके। अगर पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो मैं उसे कैश बुक के अगर इक्वल करना चाहता तो कैश बुक में जितनी अमाउंट ज्यादा है उतनी ऐड कर दूंगा। जैसे अगर यहाँ पर चेक जो ड्रॉन किया गया था, चेक यहाँ पर जो ड्रॉन किया गया था पर उसको अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया था, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा था कैश बुक से, तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए क्या कर दिया, ऐड कर दिया कैश बुक में ताकि वो पासबुक के इक्वल जो है हो सके। सेम मैंने यहाँ पर बाकियों के केसेस में किया और बाद में मैंने माइनस प्लस करके आंसर जो है निकाल दिया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक इज 80,000 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक। तो हमारा जो कैश बुक में बैलेंस है वो 80,000 रुपीज है, और कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। अब इससे हमें पासबुक का बैलेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो चेक इशूज 10,000 बट नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेक यहाँ पर इशू किया गया था पर अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया है। देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब है कि उतने पैसे आपने बैंक से लोन लिया है, आपको वो पैसा वापस करना है। जैसे अगर कैश बुक में मान के चलो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 40,000 रुपीज का, ठीक है, और आपने एक और चेक यहाँ पर 10,000 रुपए का इशू किया, तो जैसे ही आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया तो आपका कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया वो कितना हो गया, 50,000 रुपए। अब क्योंकि इसकी एंट्री जो है वो पासबुक में नहीं हुई हुई है तो पासबुक का जो बैलेंस है वो कितना शो हो रहा होगा, 40,000 रुपीज ही यहाँ पर शो हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 40,000 रुपीज ही यहाँ पर शो हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कैश बुक को पासबुक के साथ इक्वल करना चाहता तो ये जो 10,000 रुपए है ये मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। तो पहली जो चीज होगी वो होगी माइनस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो अगर यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है वो कितना है, ओवरड्राफ्ट का 40,000 रुपीज है, हमारे पास एक चेक आया, हमने उसको डिपॉजिट करवाया। तो अगर चेक की अमाउंट कितनी है यहाँ पर 5,000 रुपए की, चेक की अमाउंट 5,000 रुपए की है, तो इससे हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो अगर आपने चेक डिपॉजिट करवाया तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और आपका बैलेंस कम हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। पासबुक में उसकी एंट्री हुई नहीं है तो वहां पर 40,000 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैलेंस इंक्रीज है। तो मैं कैश बुक को पासबुक के इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5,000 रुपए प्लस करूंगा, तो 5,000 रुपए यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो जब इंटरेस्ट क्रेडिट होगा तो बेसिकली अगर 10,000 रुपए हमारे यहाँ पर क्रेडिट होगा तो डेबिट बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 30,000 रुपीज से। ठीक है, पर ठीक है 30,000 रुपीज से कैश बुक का बैलेंस तो देखो उतना ही है, कैश बुक में तो हमने एंट्री की ही नहीं, वो तो हमारा 40,000 रुपीज ही है, पर पासबुक में जो बैलेंस है वो यहाँ पर 10,000 रुपए से कम हो गया। कितने से कम हो गया, 10,000 रुपए से कम होगा ओवरड्राफ्ट का। तो कैश बुक में अगर मैं कम करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, 10,000 रुपए से कैश बुक में भी माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टर। देखो जब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आया होगा तो बैंक पासबुक में उसकी एंट्री हुई होगी, पासबुक में एंट्री हुई होगी तो पासबुक का जो बैलेंस है वो क्या होगा, हमारा ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 5,000 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है, कैश बुक में एंट्री उतनी की उतनी है पर मैं इक्वल करना चाहता हूं तो कैश बुक का भी बैलेंस 5,000 से यहाँ पर कम कर दूंगा, तो 5,000 हमारा हो जाएगा यहाँ पर कम। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्ज, अगर हम बैंक चार्जेस की यहाँ पर बात करें तो बैंक चार्जेस से क्या होगा, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज होगा। अगर पासबुक का बैलेंस पहले 5,000 रुपए है, 2,000 रुपए बैंक चार्जेस हुआ, तो अब कितना होगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस 7,000 रुपए। पर पासबुक में, कैश बुक में उसकी एंट्री हो ही नहीं पाई है, तो वहां पर तो अभी 5,000 रुपए ही यहाँ पर ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो हो रहा होगा। तो 2,000 कम है तो मैं इक्वल करना चाहता हूँ, 2,000 यहाँ पर प्लस कर दूंगा, तो 2,000 हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको 5,000, सॉरी, अब इसको 5,000 को हमें कर देना है यहाँ पर, सॉरी 10,000 को हमें कर देना है प्लस। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 80,000, 80,000 में हमें प्लस करना है 5,000 और 10,000, माइनस करना है हमें 10,000 और 10,000 और 5,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पर 70,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर 70,000। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात थी यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से समझने की। अब यहाँ पर हम एक जो है एक शॉर्टकट में आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, इस टेबल के अंदर ना हर एक आइटम यहाँ पर दी हुई है जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी अगर हमारा सिंपल बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, तो वो चीज यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जैसे अगर देखो हमारी जो कैश बुक का बैलेंस है वो डेबिट है और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, या फिर पासबुक का बैलेंस हमारा क्रेडिट और डेबिट यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो आपको क्या करना है, देखो अगर आपने चेक, कैश यानी एनी इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट करवाया है पर अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ है, यानी पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई या फिर वो डिसऑनर हो गया है, तो अगर तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट है तो उसे कर दो माइनस, अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कर दो प्लस, अगर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो उसे कर दो प्लस, अगर पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट तो उसे कर दो माइनस। अगर यहाँ पर कोई चेक इश्यू किया गया है पर अभी तक उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है, डिसऑनर हो गया है, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है उसे कर दो प्लस, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे कर दो माइनस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस और पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो प्लस। नेक्स्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट डेबिट ऑन पार्ट ऑफ बैंक। अगर यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट डेबिट आता है तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसे कर दो माइनस, और क्रेडिट है तो इसे कर दो प्लस, फिर क्रेडिट है तो प्लस, और अगर डेबिट है तो माइनस। उसके बाद अगर डायरेक्ट क्रेडिट है ऑन पार्ट ऑफ बैंक तो आपको क्या करना है, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो कर दो प्लस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो कर दो माइनस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो उसे कर दो माइनस, और अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो उसे कर दो प्लस। तो ये क्या है हमारा शॉर्टकट, ये हमारा क्या है यहाँ पर शॉर्टकट है जिसको आप फॉलो जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज और जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स से मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो आज के लिए इतने। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।